हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में हम लोग शुरू करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। बहुत ही बेसिक से समझेंगे। आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा एपिसोड में लास्ट तक बने रहिएगा, पेशेंस रख करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगा वही जो होंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। और ये बातें मैं बोलता हूँ तभी जब मैं खुद रिसर्च किया होता हूँ उस एग्जामिनेशंस के पीछे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए हमने रिसर्च किया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से कितना पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने को है, तो बेसिकली हम लोग सभी कुछ को नहीं पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि हमें एक केमिस्ट्री के टॉपिक में या किसी केमिस्ट्री के एक ब्रांच में हमें पीएचडी नहीं करनी है। अल्टीमेटली हम लोगों का गोल है कि किसी भी तरह से हम लोगों का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, पहले ये टारगेट है। जब एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएंगे तो बाद में फ्यूचर्स में पीएचडी वगैरह करने का आप लोगों का प्लान होगा तो आप लोग कर सकते हैं अलग से किसी भी सब्जेक्ट में। खैर, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। डिटेल में समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन आज के बेसिकली इस सेशन को शुरू करने से पहले, चूंकि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पहला एपिसोड है, पहला क्लास है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगा। हालांकि आप अगर हमारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की क्लासेस को देखे होंगे, बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस को देखे होंगे, तो उसमें हमने आप सभी को बताया है कि आप सभी लोग जो है एक प्रॉपर वे में नोट्स जरूर बनाइएगा जो भी चीजों को मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप एग्जामिनेशंस के लास्ट मोमेंट में क्लासेस को देख करके रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आप रिवीजन अगर करना चाहेंगे तो आप बेसिकली जो आपके द्वारा हैंड रिटन नोट्स होगा, जो आप क्लास में पढ़ेंगे, उसकी उसको जब आप नोट्स के रूप में लिखेंगे तो बेसिकली उसको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करेंगे अगर आप लोग, तो बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। और क्विकली रिवीजन आप इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि आप क्लास में पढ़ के चीजों को समझ करके आप अपने कॉपी में लिखे हैं, तो आप जो है बहुत फास्टली उस चीजों को ग्रैस्प कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे, तो जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, नो डाउट इस बैच में बच्चे लोग बहुत जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट लोग जुड़े हुए हैं अच्छे खासे। लेकिन सभी का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सभी का अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। सभी लोग किस प्रकार से मेहनत करेंगे वो इंडिविजुअल अलग अलग, सभी का रूटीन होगा, सभी का अलग अलग प्लान होगा। सभी लोग डेडिकेटेड नहीं होते हैं, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं, और मैं मानता हूं कि आप डेडिकेटेड हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं या फिर बेसिकली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग सीरियस हैं। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हैं तो ये सीरियसनेस आपके प्रिपरेशंस में भी दिखना चाहिए। और ये गेम चेंजर आप साबित कर सकते हैं अगर आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशंस करते हैं इस एग्जामिनेशंस का। तो खैर, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक से सभी कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, चीजों को एक एक करके। तो आपसे बस जो हमने एक रिक्वेस्ट किया है कि आप सभी को एक प्रॉपर वे में नोट्स जरूर बनाना है, और जो भी चीजों को मैं क्लासेस में आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो अभी भी आप लोग जो बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, क्लासेस को जो देख रहे हैं, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग पेन और पेपर लेकर के डेफिनेटली बैठिए, तो इससे आप सभी को सहूलियत मिलेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। मैं बीच बीच में आप सभी के कमेंट सेक्शन को भी देखते रहूंगा। चैट सेक्शंस में जो भी डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कंफ्यूजन्स होंगे, आप जो है लिख सकते हैं चैट सेक्शंस में, कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जिनको भी दिक्कत परेशानियां होगी आप चैट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। खैर, अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। ये दरअसल होता क्या है? देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस। हम लोग जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में, केमिकल के बारे में जो एनालिसिस करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ये जो एनालिसिस है ये अलग अलग टाइप्स का होता है। ये जो एनालिसिस आप देखे हैं, ये जो वर्ड है, ये अलग अलग टाइप का होता है। केमिकल का एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, तो पहला होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो टू टाइप्स का एनालिसिस होता है केमिकल का।
तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी के बारे में बताता है कि कितना अमाउंट में ये चीजें प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में ये चीजें प्रेजेंट है, इसके बारे में यहाँ पर बातें की जाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वो दो चीजें क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जो है ना यहीं पर पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक, 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 और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इसी में ग्रेविमेट्रिक के बारे में, ग्रेविमेट्रिक के बारे में। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव में ही पढ़ते हैं। बेसिकली क्वांटिटेटिव में जैसा कि हमने बताया कि नाम से ही हम लोगों को पता चलता है कि क्वांटिटी के बारे में बातें कर किया जाता है। तो हम लोग इसमें जो है ना इसके बारे में जो एनालिसिस करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट हैं किसी भी पार्टिकुलर मिक्सचर्स में, या कितना अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है किसी भी पार्टिकुलर मिक्सचर में। यही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, इन अ मिक्सचर। ठीक है, किसी भी मिक्सचर्स, पार्टिकुलर मिक्सचर्स में कोई भी जो पार्टिकुलर कंपोनेंट है वो कितना प्रेजेंस है, कितना अमाउंट में, उसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि बेसिकली अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, प्रेजेंट या फिर अब्सेंट। प्रेजेंस भी बोल सकते हैं, अब्सेंस ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर्स में कोई भी अमाउंट, कोई भी केमिकल्स के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं या अब्सेंट है, इस चीजों के पता करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का केमिकल एनालिसिस के दो टाइप, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्लियर हो गया दोस्तों यहां तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज केमिकल एनालिटिक्स या फिर केमिकल एनालिसिस, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली कह सकते हैं स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशंस ऑफ कंपोजिशन इज कॉल्ड केमिकल एनालिटिक्स। ठीक है, ठीक है, शायद आपको स्क्रीन पूरा विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक बार मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि आप लोग प्रॉपर वे में स्क्रीन को देख सके। तो आप लोग देख लीजिए पूरा स्क्रीन को, क्या डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशंस ऑफ कंपोजिशंस। क्लियर हो गया? तो ये सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, डिटरमिन ए कंपोजिशंस ऑफ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हो गया जस्ट डेफिनेशन। क्या हो गया? जस्ट डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है ना बेसिकली अलग अलग तरह के, ठीक है, केमिकल एनालिटिक्स टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं, इसको आप लोग लिखते चलिए हमारे साथ साथ। लिखेंगे एनालिटिकल टेक्निक्स। ये जो टेक्निक है दरअसल बेसिकली अगर मैं यहाँ पर लिखते चलूं आप सभी के लिए, तो सबसे पहला जो टेक्निक्स आएंगे, ठीक है, वेट ए मिनट, हाँ, आप लोग नोट करेंगे सबसे पहला जो टेक्निक है वो है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल।
ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल। और दूसरा जो टाइप है वो है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, ठीक है। और पहला क्या है, इंस्ट्रूमेंटल। ये जो इंस्ट्रूमेंटल है इसका बहुत सारा टाइप है, ठीक है, अलग अलग टाइप है। क्या है अलग अलग टाइप, ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल का जो है सबसे पहला टाइप लेते हैं हम लोग, वो आता है सेपरेशन। क्या आता है, सेपरेशन। सेपरेशन। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, वेट ए मिनट, प्रॉपर वे में हमने अपने आप को हाइड कर लिया है ताकि पूरा स्क्रीन आप सभी को अच्छे से विजिबल रहे और मैं अच्छे से चीजों को यहां पर लिख सकूं, टाइप्स को, ठीक है। सेपरेशन के बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल। क्या आता है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल। एनालिटिकल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है थर्मो एनालिटिकल। थर्मो एनालिटिकल। इसके बाद भी एक नेक्स्ट आता है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक। और एक आता है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पर पहले भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सेपरेशन जो है, सेपरेशन जो आप देख रहे हैं, ये सेपरेशन एक मेथड है जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक के इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिक्स में बेसिकली आपका आता है सेपरेशन पहला नंबर। सेपरेशन के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के बारे में। किसके बारे में, इसका जो टाइप होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी, इसी में हम लोग पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और इसके टाइप्स को बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी में दूसरा चीजों के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें इलेक्ट्रो एनालिटिकल के बारे में या इलेक्ट्रो एनालिटिक्स के बारे में। इसमें जब बात करेंगे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें पोलर पोलरोग्राफी के बारे में, डिफरेंशियल पल्स के बारे में पढ़ेंगे, डीसी पल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वोल्टामेट्री और पोटेंशियोमेट्री। तो क्या क्या पढ़ेंगे, पोलरोग्राफी, वोल्टामेट्री और पोटेंशियोमेट्री के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट पल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमने बता ही दिया है, डिफरेंशियल पल्स के बारे में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद थर्मो एनालिटिकल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा हीट से, टेम्परेचर से रिलेटेड है एनालिसिस करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, हीट से रिलेटेड जो इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें लिख लीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे टीजीए के बारे में। टीजीए क्या होता है, टीजीए जो होता है बेसिकली थर्मो ग्रेवोमेट्रिक एनालिसिस। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, थर्मो ग्रेवोमेट्री एनालिसिस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीटीए के बारे में। किसके बारे में, डीटीए के बारे में। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीएससी के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसका फुल फॉर्म चाहे तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्या आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके टाइप्स को भी हम लोग लिख लेते हैं, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला को। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली अलग अलग मेथड्स को। पहला मेथड्स पढ़ेंगे एएएस, इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में एईएस,
AES का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे पूरा फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में तो यहाँ पर से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, लॉ है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बीर लैम्बर्ट लॉ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बीर लैम्बर्ट लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप अगर सैंपल पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए होंगे जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, तो आप लोग देखे होंगे उस सैंपल पेपर में भी हमने बीर लैम्बर्ट लॉ से रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया है, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने उसमें इंक्लूड किया है इस चीजों को। ठीक है, बीर लैम्बर्ट लॉ को। क्लियर है? चलिए, तो ये हम लोग अभी तो देख रहे हैं, चार टाइप है, सेपरेशन, इलेक्ट्रो एनालिटिकल, थर्मो एनालिटिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक। क्लियर है? एक और टाइप होता है, उसको हम लोग मिसलेनियस या फिर अदर्स में रखते हैं। हम लोग अगले स्लाइड में उसको भी लिख लेते हैं। तो अदर्स के अंदर जो आता है, अदर के अंदर वो क्या क्या होता है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अदर्स में जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं अलग अलग टाइप्स के एनालिटिकल टेक्निक के बारे में, पहला होता है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं SEM के बारे में। इसका फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ते हैं TEM के बारे में। TEM क्या होता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी। इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं मास के बारे में। ठीक, क्लियर है? तो ये अलग अलग टाइप्स के हम लोगों ने देखा कि इतने टाइप्स के एनालिटिकल टेक्निक्स होते हैं, जिसे हम लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बेसिकली जो टेक्निक्स है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसी प्रकार से कन्वेंशनल का भी अलग अलग टाइप होता है। तो अब हम लोग कन्वेंशनल टेक्निक जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल होते हैं इसको भी हम लोग अगले स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। आगे आता है हम लोगों का कन्वेंशनल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो होता है टेक्निक, इसमें भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, और दूसरा जो होता है वो होता है ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक, दो टाइप होता है कन्वेंशनल एनालिटिक्स में। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में आता है आपका यहां पर टाइट्रेशंस, टाइट्रेशंस, और इसमें ग्रेविमेट्रिक फैक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइट्रेशंस के बारे में जब हम लोग यहाँ पे इसका स्टडी करते हैं टाइट्रेशन में, तो इसको अलग अलग टाइप्स में हम रखे हैं हम लोग। टाइट्रेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग एसिड और बेस के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं टाइप्स में। एसिड बेस टाइट्रेशन, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, और इसके बाद भी आता है एक, उसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। क्लियर है यहां तक? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में हम लोग बेसिकली जो स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली रोल ऑफ इंडिकेटर के बारे में। मतलब इंडिकेटर्स का क्या रोल होता है, रोल ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर। ठीक है, रोल ऑफ इंडिकेटर। और एसिड बेस वाला में हम लोग पढ़ते हैं पीएच मैट्रिक के बारे में। किसके बारे में? पीएच मैट्रिक के बारे में।
और कंडक्टोमेट्रिक। कंडक्टोमेट्रिक, ठीक है। तो ये है पूरा हम लोगों को एक, हम लोगों के लिए ये पूरा एक आउटलाइन है कि हम लोग जो है बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में, पूरा कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन को देखा, ठीक है, किससे रिलेटेड, आपका जो ये सब्जेक्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसी को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और पूरा ये जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोगों का एनालिटिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो केमिकल एनालिसिस ये सभी चीजें, बेसिक डेफिनेशंस तो आप लोगों का क्लियर हो ही गया है, लेकिन एनालिटिकल टेक्निक्स को हम लोगों को, ये जितने भी हम लोगों ने टाइप को देखा है सभी को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंटल में आपका टाइप आता है सेपरेशन वाला, सेपरेशन को हम लोग पढ़ेंगे। और सेपरेशन में सेपरेशन के बारे में डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। इसके बाद सेपरेशन में पहला टाइप आता है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का डेफिनेशंस और इसके टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो क्रोमेटोग्राफी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग जो है हेडिंग दीजिएगा अपनी अपनी नोट कॉपी में सेपरेशन, और लिखते हैं चलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, और समझते भी चलते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ है, ठीक है। तो आप लोग जो है हेडिंग देंगे, क्या देंगे हेडिंग, सेपरेशन। क्या हेडिंग देंगे, सेपरेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर सेपरेट किया जाता है दो मिक्स्ड कंपोनेंट में से किसी एक को, या फिर मिक्सचर्स में से किसी एक कंपोनेंट को। तो सेपरेशन एक हेडिंग देंगे आप सभी लोग। और सेपरेशन जो होता है इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स में से किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट को। तो सेपरेट जब करते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड है इसी में डेफिनेशंस भी हिडन है, छिपा हुआ है। इसके डेफिनेशंस को समझने की प्रयास करते हैं। आप लोग इसको जब पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी को, तो देखिए एक वर्ड बना हुआ है क्रोमा, ठीक है। क्रोमा का मतलब जानते हैं आप लोग, क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या होता है, कलर, कलर, ठीक है। और यहाँ जो टोग्राफी है, कलर का सेपरेशन, कलर को अलग करना। तो पहले क्या होता था, क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक मतलब है कि जो दो केमिकल्स मिक्स किए गए हैं, ठीक है, उसमें से कलर्ड जो पार्टिकल्स हैं, या फिर कलरफुल जो पार्टिकल सब्सटेंस है, उसको सेपरेट करने के लिए बेसिकली क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता था, इस टेक्निक को। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है ना, और भी टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप किए, तो धीरे धीरे जो है ना अलग अलग पार्टिकल्स को भी सेपरेट करने के लिए बेसिकली टेक्नोलॉजी टेक्निक्स डेवलप हुए, ठीक है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग क्या है, कलर्ड पार्टिकल्स, कलर्ड लिक्विड, कलर्ड सब्सटेंस जो होते थे उसको सेपरेट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता था। इसी को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका एक डेफिनेशंस भी होना चाहिए, तो डेफिनेशंस आप सभी लोग लिख लीजिएगा। इसका क्रोमेटोग्राफी का लिख लीजिए, इट इज ए टेक्निक ऑफ, लिख देता हूं मैं बोर्ड पर, ठीक है, सभी लोग इसको नोट डाउन भी कर लेंगे तो हो जाएगा। इसका लिखेंगे, इट इज ए टेक्निक ऑफ, यहीं पर मैं लिख देता हूं, इट इज अ टेक्निक ऑफ, इट इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग, सेपरेटिंग two or more components, two or more components present in a solution, present in a solution, present in a solution, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, ठीक है। तो इसमें सेपरेशंस में क्रोमेटोग्राफी हम लोगों ने समझा और इसके डेफिनेशंस को समझा। अब इसका हम लोग अगर देखें तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों हम लोग इसके बारे में जाने।
ठीक है, तो देखिए लिख लेंगे यहाँ पर हेडिंग में थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी लिख लेते हैं हम लोग कि हम लोग इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को क्यों पढ़ें, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट लिख दिया हमने, वेट ए मिनट, इंपॉर्टेंस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि इसको हम लोग यूज जो करते हैं बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कंपोनेंट्स को कि मिक्सचर में कौन कौन बेसिकली मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं अवेलेबल हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसको हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी जो ड्रग होता है या फिर मेडिसिन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसको पता करने के लिए भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। एक और हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे जो स्मोकर वगैरह होते हैं, जो सिगरेट वगैरह सबको पीते हैं, तो सिगरेट पीने के साथ साथ जो निकोटीन का जो मात्रा होता है उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द निकोटीन का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है, यही कुछ इंपॉर्टेंट दो चार पॉइंट है जो हमने बताया है। इसी को मैं लिखा देता हूं ताकि आप लोगों के पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स रहे जब भी आप नोट्स को रीडिंग मारें। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यूज्ड टू आइडेंटिफाई components components in a mixture, in a mixture। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, ड्रग कैन बी आइडेंटिफाइड इन ए, ड्रग कैन बी आइडेंटिफाइड इन अ ब्लड सैंपल बाय क्रोमेटोग्राफी। बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हो गया ये चीजें। तो व्हाई क्रोमेटोग्राफी इज इंपॉर्टेंट, ये चीजों का क्लियरिटी अब आ गया होगा, हमने बता भी दिया है, समझा भी दिया है आप सभी को। अब क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है ये समझ में आ गया, सेपरेशन में हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया कि ये एक टेक्निक है जो सेपरेट करते हैं टू और मोर कंपोनेंट्स को जो किसी भी सॉल्यूशंस में या मिक्सचर्स में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके समझेंगे और इसको कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो अब आप लोग जो है हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। लेकिन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि क्रोमेटोग्राफी को जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं, वो अलग अलग बेसिस पे हम लोग बांटते हैं उसको। ठीक है, शेप एंड साइज के बेसिस पे बांटते हैं हम लोग। ठीक है, मैकेनिज्म सेपरेशन प्रिंसिपल पे हम लोग उसको बांटते हैं और भी अलग अलग फैक्टर्स पे हम लोग बांटते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पहले हम लोग लिख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन एंड प्रिंसिपल के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं क्रोमेटोग्राफी, इसको आप लोग जो है अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसको लिखिएगा, इसमें टाइप्स जो होता है लिखिएगा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन
या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, वेट ए मिनट। ठीक है, बेसिस ऑफ सेपरेशन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग बांटते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला टाइप में लिखिएगा, पहला टाइप क्या होता है इसका। पहला टाइप जो होता है इसमें, ये होता है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इसी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एचपीएलसी के बारे में। ठीक है, और इसके बाद आता है पार्टीशन। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी भी। क्या बोलते हैं इसको? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप्स में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और लास्ट आता है आपका साइज एक्सक्लूजन। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जेल परमिएशन। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, जेल परमिएशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो जेल परमिएशन या फिर लिख लीजिएगा फिल्ट्रेशन। फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। तो ये अलग अलग टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी हैं। ये जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी देख रहे हैं, ये बेसिकली कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है उसके लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। तो इसको आप चाहें तो नीचे लिख भी सकते हैं, फॉर कंजुगेटेड सिस्टम के लिए इसको यूज किया जाता है। किसको? जेल परमिशन या फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को, जिसमें कि साइज जो होगा पार्टिकल्स का वो फिल्टर किया जा सके। जैसे कि सैंड होगा, उसमें कुछ पार्टिकल्स को फिल्टर करना है, छांकना है, उसको छानना है, बेसिकली फिल्टर करना है। तो वहां पर साइज का जहां पर बात रहेगा, वहां पर कंजुगेटेड सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, सैंड में थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करना है, तो उस सिचुएशन में उसी कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन और प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली अलग अलग टाइप्स में, 4 टाइप्स में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है किसको? क्रोमेटोग्राफी को। पहला क्या था? एडसॉर्प्शन, इसके बाद पार्टीशन, इसके बाद आयन एक्सचेंज, और लास्ट आता है आपका साइज एक्सक्लूशन। ये 4 टाइप्स के हम लोग क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद चूंकि हम लोग पहले अभी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अदर और भी देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो हो गया किसके ऊपर? सेपरेशन और प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया। अब लिखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं क्रोमेटोग्राफी, इसको समझेंगे। देखिए, मोबाइल फेज का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल, मोबाइल मतलब होता है मूविंग, तो मूविंग पार्टिकल्स के बेसिस पे बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग मोबाइल फेज को मूविंग फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल को जस्ट मूविंग बोल सकते हैं, मूविंग और फेज। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है? और यहां पर और क्लियरिटी के साथ मैं चीजों को आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि देखिए मूविंग फेज में जो होता है, मोबाइल फेज में जो होता है, मूविंग फेज में ये क्या हो सकता है, आप इसको बोल सकते हैं कि मोबाइल फेज में इट कैन बी, ये जो हो सकता है लिक्विड हो सकता है। क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है, या फिर ये गैस हो सकता है। गैस हो सकता है, ये सही बात है। लेकिन सॉलिड जो होगा यहां पर मोबाइल फेज में नहीं हो सकता है। तो ये चीजों को याद रखिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट बातें, यहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में कि मोबाइल फेज में इट कैन बी, ये लिक्विड और गैस हो सकता है लेकिन सॉलिड नहीं हो सकता है। क्योंकि ये मोबाइल फेज है और मूविंग फेज के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो बिना मूविंग फेज वाला भी होगा जिसको हम लोग स्टेशनरी फेज बोल सकते हैं। तो स्टेशनरी फेज के बारे में भी लिख लीजिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो स्टेशनरी फेज में क्या होता है? STATIONARY, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या क्या हो सकता है? लिख लीजिएगा इट, ठीक है, कैन बी सॉलिड, इट कैन बी सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बट कांट गैस, बट कांट गैस, लेकिन ये गैस नहीं हो सकता है, इसको याद रखिएगा। तो मोबाइल फेज में सॉलिड नहीं हो सकता है और स्टेशनरी फेज में गैस नहीं हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज के बेसिस पे हम लोगों ने दो पार्ट में रखा, यहाँ पर स्टेशनरी और मूविंग। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोगों ने इसको देखा। अब मोबाइल फेज के अंदर जो होता है ना, अलग अलग चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग मोबाइल फेज के बारे में चीजों को लिखते हैं। तो हेडिंग देंगे मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज। अब चूंकि मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए, तो स्क्रीन पूरा आप सभी को प्रॉपर वे में देखना चाहिए। इस वजह से मैं कुछ मिनट के लिए अपने आप को हाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में स्क्रीन दिखते रहे, और जब ही कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग फिर यहाँ से इंटरेक्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मोबाइल फेज के अंदर जो है हम लोग तीन, जो हमने बताया आप सभी को, मोबाइल फेज के अंदर हम लोग किसके किसके बारे में डील कर सकते हैं, जस्ट हमने डिस्कशन किया है कि मूविंग मोबाइल फेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हैं लिक्विड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, किसके बारे में बातें कर सकता हूं मैं? लिक्विड के बारे में मैं बातें कर सकता हूं, गैस के बारे में बातें कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मोबाइल फेज, मोबाइल फेज में हम लोग किसके बारे में बातें कर सकते हैं? लिक्विड के बारे में। किसके बारे में? लिक्विड के बारे में। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लिक्विड। क्या हो जाएगा यहां पर? लिक्विड, लिक्विड। इसके बाद हम लोग इसमें मोबाइल फेज में ही किसके बारे में पढ़ सकते हैं? गैस के बारे में कंसीडर कर सकते हैं। गैस के बाद हम लोग जो है इसमें किसके बारे में कंसीडर कर सकते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में। सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल फ्लूइड, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मोबाइल फेज को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जो लिक्विड वाला है, ठीक है, इसके क्योंकि हम लोग मोबाइल फेज में सिर्फ दो ही टाइप्स को पढ़ेंगे डिटेल में, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड वाला में अलग से हम लोग टाइप्स को लिख लेते हैं, कौन कौन सा होता है। पहला नंबर टाइप्स लिखते हैं, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फेज, फेज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। दूसरा रिवर्स फेज, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इतने टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी को हम लोग पढ़ते हैं किसमें?
लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज में भी हम लोग ये 3 स्टेज में देखते हैं, लेकिन लिक्विड वाला में इतना हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया, तीसरा टाइप हो गया, चौथा और ये पांचवा। तो ये 5 टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद गैस वाला जो होता है, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं ये बेसिकली एक ही टाइप का होता है जिसको हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला आता है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में, तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें जो हम लोग देखते हैं चीजों के बारे में, बेसिकली ये मोबाइल फेज ही होता है। एग्जाम्पल के लिए जस्ट समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि CO2 है, ठीक है, ये एज ए मोबाइल फेज जो हम लोग करेंगे इसके बारे में स्टडी, तो इसी को हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं। तो लिख लीजिएगा CO2 एज मोबाइल फेज। जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, मोबाइल फेज, ठीक है। दैट्स ऑल, बहुत ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया एक और आपका बेसिकली इसका स्टेज या ऑन द बेसिस, ठीक है। तो मोबाइल फेज के बेसिस पे हम लोग इतने टाइप्स में क्रोमेटोग्राफी को कैटेगराइज किए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, अब आता है नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी होता है। तो हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ कितने ऑन द बेसिस ऑफ देख चुके हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ये वाला देखिए, ठीक है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ये वाला, और तीसरा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये तीसरा नंबर में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो लिखेंगे हेडिंग देकर के, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड। यानी कि शेप के आधार पे हम लोग जो है ना क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को कैटेगराइज करने वाले हैं। तो अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप्स होता है जनरली, एक होता है प्लानर, दूसरा होता है कॉलम, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके लिख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर शेप के बेसिस पे हम लोग बांटते हैं तो 2 टाइप्स में, जैसा कि हमने बताया। पहला क्या कि आपका आता है प्लानर, प्लानर हो गया, और दूसरा जो आता है आपका वो होता है कॉलम, कॉलम, ठीक है। ये जो प्लानर होता है इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली प्लानर के अंदर TLC के बारे में पढ़ते हैं। TLC क्या होता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो दो कंपोनेंट्स के बीच में मिक्स्ड दो कंपोनेंट जब मिक्स्ड होंगे तो उसके बीच में जो पतला सा लेयर बन जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसमें, ठीक है। दूसरा हम लोग इसी में पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। आप चाहें तो TLC का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में कब पढ़ते हैं? जब स्टेशनरी फेज जो होगा, स्टेशनरी फेज जब प्लेनर सरफेस पे होगा तो हम लोग इतने चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं कि जो प्लानर है, ठीक है, स्टेशनरी फेज के अंदर हमने बता दिया है क्या क्या चीजें आता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज जब प्लेनर सरफेस पे होगा, जब प्लेनर सरफेस पर होगा तो उस सिचुएशंस में, ठीक है, हम लोग ये प्लानर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे, TLC के बारे में, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। दूसरा आता है आपका
कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरा बेसिकली इसका दो टाइप होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। तो पहला तो हम लोग इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोल ही सकते हैं, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पैक्ड, पैक्ड, और दूसरा पढ़ेंगे टेब्यूलर, टेब्यूलर क्रोमेटोग्राफी और पैक्ड क्रोमेटोग्राफी। पैक्ड में हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और इसी में हम लोग HPLC के बारे में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बातें करेंगे इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से, ठीक है। इसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो टेबुलर फॉर्म में, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये था पूरा टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हम लोगों ने देखा। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा एनालिटिकल टेक्निक्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के, जो हम लोगों को पढ़ना है इस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा यहां पर। क्लियर है यहां तक? तो उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक हमारे साथ होंगे, सभी चीजों को समझ रहे होंगे, डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं आए होंगे किसी भी प्रकार का। अगर आ रहे हैं डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन तो आप लोग इस वीडियोस के चैट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियोस को बैक करके फिर से एक बार जरूर देखिएगा, कोशिश करिए समझने का। चीजों को बहुत ही बेसिक से मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, हर एक चीजों को जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसानी से। जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं उसका मैं फुल फॉर्म डबल टाइम्स रिपीट भी कर देता हूं, जैसे कि TLC का थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, इस तरह से। तो हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोगों ने पहला टाइप क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन या प्रिंसिपल के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को 4 टाइप्स में हम लोग कैटेगराइज किए हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज, हम लोगों ने 2 फेज को देखा, स्टेशनरी फेज और मूविंग फेज या मोबाइल फेज, जिसमें से मूविंग फेज या मोबाइल फेज में लिक्विड और गैस तो हो सकता है लेकिन सॉलिड नहीं हो सकता है। स्टेशनरी फेज में हम लोगों ने देखा कि इट कैन बी सॉलिड लिक्विड बट कांट बी गैस। आगे हम लोगों ने मोबाइल फेज में, चूंकि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड और गैस की बातें होती है, सॉलिड की बातें नहीं होती है, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम लोग टोटल 5 टाइप से क्रोमेटोग्राफी को देखे अलग अलग करके। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफिलिक क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए पूरा बने रहिएगा अच्छे से, इस सीरीज में आपको पूरा अच्छे से चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी होते हैं। आगे आपका नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड। तो साइज के आधार पर क्रोमेटोग्राफी के इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर जो होता है वो स्टेशनरी फेज में जब रहेगा, ठीक है, स्टेशनरी मतलब स्थिर, रुका हुआ, मूव नहीं कर रहा होगा इसके फेज या फिर इसके प्लेन या फिर इसके पार्टिकल्स, तो इसको हम लोग प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें हम लोग 2 टाइप्स को पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि मान के चलते हैं कि एग्जांपल के लिए जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूं कि पानी और वाटर एंड ऑयल को मिला दिए हम लोग, तो वो स्टेटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, वहां पर अगर हमको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को अप्लाई करना हो या फिर पेपर बीच में डाल दिए, तो इसमें हम लोग प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को स्टेशनरी फेज में अगर कोई भी मिक्सचर हम लोगों का रहेगा, ठीक है, कुल मिलाकर के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि स्टेशनरी फेज में अगर हम लोगों का कोई भी मिक्सचर्स रहेगा तो उस सिचुएशंस में हम लोग प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं, जिसमें पहला आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि 2 कंपोनेंट जब मिक्स्ड होंगे तो दोनों के बीच में एक लेयर बनेगा, उस लेयर के क्रोमेटोग्राफी को पढ़ने के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं हम लोग, और पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, और डिटेल में हम लोग समझेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, प्लेनर, सब कुछ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे।
अभी तो जस्ट हम लोगों ने टाइप देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ये इतने इतने टाइप के होते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है कॉलम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपका दो टाइप्स है, कौन कौन सा? पैक्ड और टेबुलर। आयन एक्सचेंज एचपीएलसी के बारे में पढ़ेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग प्लानर क्रोमेटोग्राफी जो है, जो स्टेशनरी फेज की हम लोग बातें कर रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टीएलसी के बारे में। तो टीएलसी के बारे में चलिए हम लोग समझते हैं अच्छे से कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है और इसको हम लोग किस तरह से मैनुअली लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं चीजों को, और ये किस तरह से परफॉर्म होता है, कुल मिलाकर के हम लोग ये समझने वाले हैं। ठीक है? और इसी में हम लोग जो है ना टीएलसी जब पढ़ेंगे, इसी में हम लोग निकालते हैं रिटार्डेशन फैक्टर निकालते हैं, या फिर रिटेंशन फैक्टर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल भी अगर यहां से आए तो आप सभी लोग बना सकें इस पार्ट से, इसको भी हम लोग चलिए देखते हैं एक एक करके डिटेल में। तो अब आप लोग हेडिंग देंगे हमारे साथ साथ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि टीएलसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो हेडिंग देंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको शॉर्टकट में हम लोग टीएलसी बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं, कभी कभी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये जो थिन लेयर होता है, थिन लेयर का क्या साइज होता है। ठीक है? समटाइम्स पूछा जाता है। तो जो आइडियली होता है वो 0.2 mm होता है। कितना होता है? 0.2 mm होता है थिन लेयर का साइज। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो 0.2 mm लेयर होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है? अब ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है? तो डेफिनेशंस लिखिएगा। टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, separates component of separates component of component of mixture on the basis of polarity, mixture on the basis of polarity, on the basis of polarity, पोलरिटी के बेसिस पे टीएलसी को सेपरेट किया जाता है। ठीक है? टीएलसी क्या करता है? सेपरेट करता है कंपोनेंट को ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी के बेसिस पे। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग जो है ना अब एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये वर्क करता है, ये परफॉर्म करता है। ठीक है? अब हम लोग ये जो परफॉर्मेंस अभी देंगे, ठीक है, तो इसमें दो फेज होता है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है आप सभी से कि टू फेज होता है। तो कौन कौन सा फेज होगा? पहला होगा हम लोगों के लिए स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, और दूसरा फेज क्या होगा? आपका मूविंग फेज। क्या होगा? या फिर मोबाइल फेज हम लोग बोलते हैं इसको, स्टेशनरी फेज या फिर मोबाइल फेज बोलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, टेक्निकल वर्ड साइंटिफिक वर्ड को यूज करेंगे तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। अब यहां पर स्टेशनरी फेज में हम लोग क्या लेंगे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? तो हम लोग जो है बेसिकली स्टेशनरी फॉर्म में जो यहां पर लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं सिलिका को। किसको लेने वाले हैं? सिलिका को। ठीक है? सिलिका जेल जो होता है इसको हम लोग लेने वाले हैं। ये सिलिका जेल जो होता है ये बेसिकली पोलर इन नेचर होता है। नेचर में कैसा होता है? पोलर इन नेचर होता है। ठीक है? यानी कि इसका बॉन्डिंग बनाने का नेचर होता है पोलर। अब दूसरा जो है मोबाइल फेज, मोबाइल फेज में हम लोग लेंगे सॉल्वेंट सॉल्यूशन को। किसको लेंगे? सॉल्वेंट सॉल्यूशन को हम लोग लेने वाले हैं।
ठीक है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लैब में जब इसे हम लोग परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक स्लाइड लेंगे। आप लोग केमिस्ट्री के लैब में देखे होंगे, स्लाइड होता है एक, और स्लाइड ये बना हुआ होता है किसका, ग्लास का, है ना। तो स्लाइड लेंगे और इसको हम लोग इसका डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे अप्रॉक्स में 1 सेंटीमीटर, नॉट 100, 1 सेंटीमीटर हम लोग इसके डिस्टेंस को ले लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को कर लिए। इसको हम लोग पेंसिल से मार्क कर देंगे। पेंसिल से क्यों सर, पेन से क्यों नहीं कर सकते हैं? पेन से अगर करेंगे तो ये जो सिलिका जेल है, चूंकि इंक हम लोग यहाँ पे इंक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर, या फिर इंक जो होगा वो मिल जाएगा यहाँ पे सिलिका जेल के साथ, तो इसलिए वो डिसअपियर होने लगता है या फिर वो रहेगा नहीं, इसीलिए पेंसिल आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलिका जेल का मतलब जो है यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आपका एक स्लाइड तैयार हो गया है। इसके बाद आप एक बीकर लेंगे। क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, और एक बीकर लेकर के इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस को तैयार करेंगे। किसको करेंगे तैयार, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस जो रहेगा हम लोगों का बना हुआ, इसको एक रेडी करके रखेंगे। सॉल्वेंट सॉल्यूशंस जो होगा, इसी में हम लोग जो है बेसिकली क्या करेंगे, ये स्लाइड जो बनाए हैं इस स्लाइड को हम लोग इसमें डाल देंगे। तो सपोज दैट ये स्लाइड को हमने यहां पर इस प्रकार से लिया और यहां पर हम लोग डाल देंगे। लेकिन ध्यान रहे आप सभी के लिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपने मार्क किया है, ठीक है, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं, बेस लाइन। तो ये बेस लाइन इस सॉल्वेंट सॉल्यूशंस में नहीं डूबना चाहिए। अगर ये डिप किए हम लोग स्लाइड को और ये अगर उसमें डूब गया तो ये बेसिकली कह सकते हैं परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है बेसिकली रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हम लोगों को उसमें मिलाना नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलिए, तो ये जो है हम लोगों का यहां पर इस तरह से आपको दिखेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, नेक्स्ट जब ऐसे आप डिप कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम्स यहां पर जब है नेक्स्ट परफॉर्मेंस, अगर नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं करके दिखाऊं, तो दिस इज ए बीकर एंड सेम थिंग्स, सेम चीज को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये हम लोगों का क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस है, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस है। और ये जो आपका स्लाइड है, ठीक है, ये जो आपका स्लाइड है, ठीक है, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशंस में, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट सॉल्यूशंस जो होगा, इसमें आपको बेसिकली कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो होगा एपियर होते हुए नजर आएगा। ठीक है, कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो होगा वो एपियर होते हुए यहां पर नजर आएगा। और ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर एपियर होते हुए नजर आता है, वो आपको बेसिकली क्या बताता है इसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। देखिए, आफ्टर सम टाइम्स और टू, और इसमें बेसिकली एक आपको मार्क करना पड़ेगा कि ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस था, ये इस मार्क तक ऊपर गया था। ये दरअसल ऊपर जाता है। अब कहेंगे ऊपर सर कैसे जाता है? ऊपर जो जाता है ये बेसिकली सॉल्वेंट जो होता है ये राइज करता है वया कैपिलरी एक्शन। अब कहेंगे सर ये कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन इज द एबिलिटी टू लिक्विड फ्लो। ठीक है, ये जो है ना एक एबिलिटी है जिसमें लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। बिना एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए जो कैपिलरी, ये सॉल्वेंट है बेसिकली, ये जो आपका सॉल्यूशंस है, लिक्विड जो होगा, कोई भी बिना इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए ये क्या होता है, अपराइज, यानी कि राइज करता है, ये ऊपर की ओर उठता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई भी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है क्या?
नहीं किया जाता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कैपिलरी फोर्स होता है, कैपिलरी एक्शंस होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है। तो ये सॉल्वेंट जो होता है ऊपर की ओर राइज करता है, ठीक है, जिसके वजह से ये कुछ 4 डॉट नजर आते हैं। और ये जब 4 डॉट नजर आते हैं तो बेसिकली यहां पर हम लोग जब स्लाइड को इस बीकर से निकाल देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो अब ये जो स्लाइड दिखेगा हम लोगों को 4 स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, शेप थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है लेकिन चलिए ठीक है, जो चीजें हम लोग समझना चाह रहे हैं वो अगर समझ जाए तो बेहतर है, शेप से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये था हम लोगों का बेस लाइन, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने गिल्स सिलिका जेल को हम लोगों ने यूज किया है। इसके बाद अब देखिएगा ध्यान से, ये इस तरह के आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको डॉट स्पॉट दिखेंगे उस स्लाइड में। इस डॉट स्ट्रक्चर में जो आपका सिलिका जेल वाला बेस लाइन के सबसे नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं, आई थिंक स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल होगा, नहीं हो रहा है तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि पूरा प्रॉपर वे में आपको स्क्रीन दिखाई पड़े। अब देखिए यहां पर जो आपका बेस लाइन के सबसे नजदीक है, इसका मतलब है कि वो क्या किया है, जो पोलर है, सिलिका जेल क्या है, वो पोलर है। तो ये क्या किया है, इसके साथ बॉन्डिंग बनाया है, रिएक्शन किया है, इसीलिए ये नजदीक है, ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर पाया है। इसीलिए हमें हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो पार्टिकल्स है ये क्या है, मोर पोलर है, मोर पोलर है, क्योंकि ये सिलिका जेल के पास है, ये रिएक्शंस बॉन्डिंग बना लिया है। लेस पॉलर जो है, जो कि उतना अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया है, इसीलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं ये क्या है, लेस पोलर है। क्या है ये, लेस पोलर है। अगर ये नजदीक होता तो क्या करता, बॉन्डिंग बना लेता, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। तो यानी कि जो ज्यादा डिस्टेंस किया कवर किया होगा कहां से, बेस लाइन से, उसे हम लोग कहते हैं लेस पॉलर। जो डिस्टेंस को कम ट्रेवल किया है बेस लाइन से, उसे हम लोग कहते हैं मोर पॉलर, ठीक है। बस ये चीजों को हम लोगों को समझना है, ठीक है। इसे हम लोग, ये जो स्लाइड है इसको हम लोग टीएलसी प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग टीएलसी प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं अगर कहीं कहीं पे आपको टीएलसी प्लेट देखने को मिल जाए तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं जिससे थिन लेयर के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गया। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। एक बार मैं इन शॉर्ट इसको फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि सभी को क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आ जाए। देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होता है, इसमें क्या होता है कि टीएलसी जो होता है ये सेपरेट करता है कंपोनेंट को, ठीक है, मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी के बेसिस पे। तो जो हाइयर पोलैरिटी वाला होगा वो गिल्स, जो सिलिका जेल हम लोग ले रहे हैं हाइयर पोलर के पास रुक जाएगा। जो लेस पोलर होगा वो क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कहां से, बेस लाइन से। तो पोलैरिटी के बेसिस पे क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है कंपोनेंट्स को, पार्टिकल्स को जो मिले हुए होते हैं मिक्सचर्स में। क्लियर हो गया। तो लेस पोलर जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो मोर पोलर होगा वो कहां रहेगा, सिलिका जेल के पास, यानी कि पोलर के पास, ठीक है, ताकि वो बॉन्डिंग बना सके। क्लियर हो गया ये चीजें। इस तरह से पोलैरिटी के बेसिस पे हम लोग जो है कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं किसी भी मिक्सचर से। तो ये एक तरीका हो गया हम लोगों का थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, ये कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो है इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग जो है ना फाइंड करते हैं रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर को ही हम लोग रिटार्डेशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे रिटार्डेशन फैक्टर के बारे में, जो कि इसी से रिलेटेड है। इसीलिए आप लोग अगर इस चीजों को समझ गए हैं तो अभी रिटार्डेशन फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर जो दोनों एक ही चीजें हैं, इसको आप लोग भी बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे, समझ पाएंगे। समटाइम्स आपके एग्जामिनेशंस में या आपके इस एग्जामिनेशंस के तरह और भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जनरली ये न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं यहां से रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं एक एक चीजों को अच्छे से। तो हेडिंग देंगे आप सभी लोग यहां पर आरएफ। क्या देंगे हेडिंग, आरएफ, यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे आरएफ। क्या बोलेंगे, आरएफ। तो लिख लीजिएगा रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और फैक्टर, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर। अब ये रिटार्डेशन या फिर रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए ये होता है रिलेटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, रिलेटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। तो इसका एक लाइन में डेफिनेशंस लिख लीजिए, जो चीजों को हमने बोला है इसी को, ताकि आप लोग भी इसको पढ़ के खुद रिवीजन भी कर सकें और चीजों को समझ सकें। तो लिख लीजिए रिलेटिव, रिलेटिव एडजॉर्प्शन of each component of each component of mixture, of mixture। ठीक है, तो यहां पर चूंकि रिटार्डेशन फैक्टर आप लोगों को निकालने के लिए बोल देता है, तो हम लोग मैनुअली या फिर मैथमेटिकली इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो आर एफ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए, अभी समझाऊंगा मैं इसे अच्छे से। कंपोनेंट ए बाय में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है आपका रिटार्डेशन या रिटेंशन फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट ए बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली मे बी आपको एग्जाम में ये पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पॉइंट बना करके। ठीक है, तो लिख लीजिएगा रेंज ऑफ आरएफ, यानी कि रिटेंशन फैक्टर जो होता है, आरएफ रिटेंशन फैक्टर या फिर रिटार्डेशन वैल्यू, रेंज ऑफ आरएफ वैल्यू वेरीज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1। तो इसका जो रेंज होता है ये वेरी करता है कि किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। क्लियर है, आप सभी को स्क्रीन पूरा प्रॉपर वे में दिखाई पड़ रहा होगा, हमने साइड में लिख दिया है, पूरा क्लियरिटी के साथ समझ गए होंगे कि रेंज जो होता है आरएफ का, रिटेंशन फैक्टर का, रिटार्डेशन फैक्टर का, वो वेरी करता है 0 से 1 के बीच में ही। तो अभी देखिएगा, मैं अभी फाइंड करूंगा एक कंडीशन लेकर के आरएफ को, और देखिएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं। अभी जस्ट हमने एक परफॉर्मेंस किया था यहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर, आप देख रहे हैं टीएलसी प्लेट के ऊपर क्या है, डेफिनेशंस क्या है। चाहूं तो मैं यहां पर ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो चलिए यहीं पे समझ लेते हैं चीजों को, एक ही स्लाइड में काम बन जाएगा। तो अपने आप को मैंने हाइड कर लिया है ताकि आपको स्क्रीन पूरा प्रॉपर वे में दिखाई पड़े। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा था, आप लोग को हाईलाइट करके मैं दिखा देता हूं एक बार, कि जो ये चीजें हैं, ये जो ब्लू कलर से लाइन हमने दिखाया है, ये क्या है, ये दिखा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूशन जो है इतना ऊपर तक गया था बाय कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया, और ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन किया है, पॉइंट ये ब्लैक कलर से जो पेंटेड है कि नहीं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए। तो मान लेते हैं कि ये जो है हम लोगों का क्या है, इस स्लाइड में अगर मैं इसी स्लाइड को सेपरेटली बनाऊं अगर अलग करके, तो ध्यान से समझिएगा, इस स्लाइड में मैं बनाता हूं यहां पर। ठीक है, एक मैं ले लेता हूं सिंपल सा, एक और स्लाइड ले लेता हूं वही वाला। ठीक है, ये स्लाइड है मान के चलिए। ठीक है, और यहां तक जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है सॉल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद यहां पर था हम लोगों का बेस लाइन थी, जो हम जहां पर हम लोगों ने सिलिका जेल को दिया था इस पे। ठीक है, इसके बाद अलग अलग यहां पर हम लोग जो है ना बेसिकली स्पॉट दिखा हम लोगों को 1, 2 और 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक।
स्पष्ट रूप से। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए, ये जो है बेसिकली जो आप लोगों को ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप लोगों को, वेट ए मिनट, हाँ, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूशन। और हम लोग मान लेते हैं कि ये एक कंपोनेंट है ए, ये एक कंपोनेंट है ए, इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं। इस साइड लिख देता हूं मैं, ये कंपोनेंट ए है हमारा, क्लियर है, ये कंपोनेंट बी होगा। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, बेस लाइन से ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि 0.4 सेंटीमीटर है, 0.4 सेंटीमीटर है। और जो कंपोनेंट ए जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ये है हम लोगों का 0.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोगों को रिटेंशन फैक्टर निकालना होगा तो आर एफ रिटेंशन फैक्टर हो गया, किसका निकाल रहे हैं, कंपोनेंट ए का निकाल रहे हैं। तो आर एफ ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए। तो कंपोनेंट ए जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 0.2 सेंटीमीटर, बाय में यहां पर क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है कितना अप टू कितना ऊपर तक राइज हुआ है कैपिलरी एक्शंस के थ्रू, 0.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग 0.4 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ कंपोनेंट ए, 0.5 सेंटीमीटर। तो समटाइम्स ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। यहां तक क्लियर है या फिर नहीं है, अच्छे से आप सभी लोग बताएंगे, क्लियर है। तो ये हो गया बेसिकली यहां पर आर एफ ए इज इक्वल टू 0.2 बाई 0.4, 0. इस तरह से हम लोगों का निकल जाता है कम इसका, ठीक है। तो ये था इसका बेसिकली हम लोगों के लिए पूरा टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टीएलसी यानी कि जो आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इससे रिलेटेड, या आज हम लोगों ने जो भी चीजों को पढ़ा है इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे अगले क्लास में। पहले 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है बेसिकली मूव करेंगे इसके अगले टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ऊपर, जिसको हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टीएलसी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग जो है प्रॉपर वे में रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद अगले सेशंस में जब एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो वहां पर और क्लियरिटी आएगा, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से बन सकते हैं, या और भी किसी भी तरह से क्वेश्चंस बने, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से चीजों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ चीजों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस सेशन में बस इतना ही। इस सेशन को पूरा अच्छे से रिवीजन करके ही अगले सेशंस में आइएगा, ताकि बेहतर वे में चीजों को आप लोग समझ सकें। नमस्कार।